Assalamualaikum viewers, I am Manahal Khalid. I hope you are fine. Today my lecture on chemical kinetics. In this lecture we will discuss about chemical kinetics, instantaneous rate of reaction, average rate of reaction and rate of reaction for general reactions and rate of reaction for complicated reactions, and also discuss the unit of rate of reaction, general rate of reaction units and also for the gases. Chemical kinetics, a branch of physical chemistry that deals with the study of rate of reaction, mechanism of reaction and factor affecting the rate of reaction. केमिकल काइनेटिक्स जो है ये फिज़िकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि डील करती है स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से, मैकेनिज़्म से, और जो फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को वो हम सारा डील करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में. The next one is instantaneous rate of reaction. As name indicate that rate of reaction at a particular instant of time is called instantaneous reaction. जैसे कि आप सबको नेम से ही पता चल रहा है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन मीन जो हमारे पास टाइम का इंस्टेंटेनियस है. ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो कि हमारे पास इंस्टेंट ऑफ टाइम पे शो होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज rate of reaction change in concentration of reactant, change in concentration of reactant per unit time मीन के एक यूनिट टाइम में जो भी चेंज आता है कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट की उसे हम बोलते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि या ओवर या फिर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में के बाद जो चेंज आता है उसे हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ये यानी हमारे पास जो कंसंट्रेशन, आप सबको पता है कि शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट की जो वो होती है तादाद वो थोड़ी ज़्यादा होती है. जैसे जैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं हमारे पास प्रोडक्ट बनता जाता है, और एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो मेंटेन हो जाता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है. अब हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये था कि जो चेंज हो रही है रिएक्शन की कंसंट्रेशन, ठीक है, पर यूनिट टाइम में लगा लो यहाँ पे, पर यूनिट टाइम या फिर स्पेसिफिक इंटरवल, टाइम इंटरवल मीन T2 से T1 तक. ठीक है, यानी T1 पर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ और थी, T2 पे कुछ और थी. तो जब हम उसको माइनस करेंगे T2 में से T1 को तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की. इसे हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. अब हम देख लेते हैं कोई भी जनरल रिएक्शन जिसमें रिएक्शंस जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मीन के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो थी वो हमारे पास टाइम T1 पे कितनी थी और T2 पे कितनी थी. सपोज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मीन R, उसको हम R से डिनोमिनेट कर लेते हैं. रिएक्टेंट R इज़ यानी R1 थी एंड R2, ये कंसंट्रेशन थी हमारे पास रिएक्टेंट की. अभी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था एट टाइम T1 एंड T2, यानी T1 पे हमारे पास कंसंट्रेशन जो थी R1 थी और T2 पे जो थी वो R2 थी. ठीक है, आगे हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जब टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है. सो रेट ऑफ रिएक्शन ओवर टाइम, यानी जब टाइम गुजर जाता है तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, T2 माइनस T1. आगे आप सबको पता है कि हमने रेट कैसे लिखना होता है. तो रेट R2 यानी जो हमारे पास कंसंट्रेशन आई थी उसकी, फिर R1,
ठीक है। और ये जो टाइम इंटरवल है उसे हमने डिनोमिनेटर में लिखना है, T2 माइनस T1। ये आ गया हमारे पास रेट। क्या रेट है कि जो R2 है रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो आफ्टर T2 R2 है, जब T1 था तब उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो थी वो हमारे पास R1 थी। आगे हम इसको डेल्टा से शो कर सकते हैं क्योंकि ये चेंज हो रहा है, यानी रेट हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर एंड डेल्टा टी। अब आप सबको पता होगा कि डेल्टा जो हम शो करते हैं वो चेंज के लिए होता है, ठीक है, लेकिन ये जो चेंज होता है ये लार्ज चेंज को शो करता है डेल्टा, और जो डी है वो आगे मैं आपको बताती हूँ ये स्मॉल चेंज को शो करता है। यानी लार्ज चेंज को हमने शो करना है डेल्टा से, स्मॉल चेंज को शो करना है डी से। और ये हमारे पास रेट आ गया, चेंज इन रिएक्टेंट एंड चेंज इन टाइम। आगे फॉर डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, फॉर डिसअपियरेंस आई मीन टू से डैट रिएक्टेंट्स जब हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स मीन रेट इज़ इक्वल टू माइनस में अब नेगेटिव जो है वो मैं इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि जो रिएक्टेंट है ना उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है, यानी नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट the concentration of reactant decrease with time। यानी जिस तरह रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये नेगेटिव साइन उसी को शो करता है कि यानी हमारे पास रिएक्टेंट्स जो होंगे वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जिस तरह रिएक्टेंट हमारे पास डिसअपियर होंगे तो उसी तरह प्रोडक्ट जो होंगे वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम इसका रेट फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट का, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, डेल्टा बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर मीन कि ये स्मॉल होता जाएगा, स्मॉलर एंड स्मॉलर इवेंचुअली अप्रोच ज़ीरो, मीन के वो जो होगा वो ज़ीरो को अप्रोच करना स्टार्ट हो जाएगा। मीन के एक ऐसा टाइम आएगा कि इसमें जो चेंज होगा वो इतना मिनिमम हो जाएगा, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने का जो चेंज होगा वो इतना मिनिमम हो जाएगा कि वो अप्रोच कर लेगा ज़ीरो को, इवेंचुअली अप्रोच ज़ीरो। देन रेट ऑफ रिएक्शन, तो फिर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, then rate of reaction at a given moment तो हमारे पास मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि जो स्मॉल चेंज होता है उसको हम डी से करते हैं। जब इसमें डेल्टा की वैल्यू स्मॉल से स्मॉल होती जाएगी तो हम उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन के जो चेंज होगा वो इतना स्मॉल हो जाएगा। तो भी ये देखें डेल्टा, यानी डेल्टा की जगह मैंने डी लिख दिया आर, और फिर आ गया मेरे पास डी टी। ये आ गया फॉर डिसअपियरेंस ऑफ, ये वाला फॉर डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एज नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट। आप लोगों को नेगेटिव साइन इसके साथ नज़र आ रहा है, ये इसी वजह से है क्योंकि रिएक्टेंट्स डिसअपियर हो रहे हैं। फॉर डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स आगे हम प्रोडक्ट के साथ भी डेल्टा लगाएंगे क्योंकि जब रिएक्टेंट की जो चेंज आ रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में वो भी स्मॉल हो जाएगा, और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी उसमें जो चेंज आ रहा होगा मीन रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो वो इतना स्मॉल चेंज हो जाएगा कि हम उसको भी डेल्टा से नहीं डी से रिप्रेजेंट करेंगे। रेट लिख लें या आर लिख लें, रेट इज़ इक्वल टू डी पी डी टी। ये हमारे पास है फॉर अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट।
ये हमारे पास जो वैल्यू आई है या ये जो सारी कैलकुलेशन थी ये थी फॉर जनरल रिएक्शन। नेक्स्ट हम करते हैं फॉर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस। अब कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में क्या होगा कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट 2 में, यानी 2 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फॉर रिएक्टेंट तो एक ऐसे ही है, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल एक है, इसके लिए सेम वैसे ही डी आर और उसके साथ डी टी। अब फॉर प्रोडक्ट के 2 मॉलिक्यूल हैं तो देख लेते हैं उसे हमने किस तरह लिखना है। फॉर प्रोडक्ट, अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो भी होगा प्रोडक्ट के साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी उसको आपने इस तरह लिखना है। 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है उसको आपने इस तरह लिख देना है। उसके बाद सेम वैसे ही डी पी उसके साथ डी टी। तो ये इन जनरल, अब आगे हम बात करते हैं कि इन जनरल रिएक्शन ऑफ टाइप, कि जब जनरल रिएक्शन होगा हमारे पास तो हमने उसको किस तरह लिखना है। जिस तरह ए, साथ में इसके ये भी वैल्यू लिख रही हूँ ना कंसंट्रेशन के साथ साथ, बी, यानी हमारे पास ए और बी के स्मॉल ए और स्मॉल बी इतने मॉलिक्यूल हैं रिएक्टेंट में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सी डी इसमें। तो फिर हम इसको अब किस तरह राइट करेंगे, सेम उसी तरह 1/A, जिस तरह मैंने आपको पीछे प्रोडक्ट में बताया है। बाकी डी ए, यानी मैं ये रिएक्टेंट की अभी लिख रही हूँ, फिर डी टी। आपको नेगेटिव साइन से ही पता चल रहा होगा कि ये मैं नेगेटिव के लिए नेगेटिव है, मीन के मैं ये रिएक्टेंट के लिए लिख रही हूँ। तो उसके बाद -1B, यानी जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल के साथ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के साथ कांस्टेंट वैल्यू है उसको हमने इस तरह डिनोमिनेटर में लिख लेना है। आगे नेक्स्ट डी बी, उसके बाद डी टी, नेक्स्ट भी ऐसे ही 1/C, फिर डी, फिर सी, फिर डी टी। और इसमें हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है। 1D, फिर नेक्स्ट डी और इसके साथ डी का मॉलिक्यूल और डी टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फॉर रिएक्टेंट के लिए, ये फॉर प्रोडक्ट के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन, आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो सबसे क्लोज रिलेशन है वो टाइम से है। तो हम इसको कह सकते हैं टाइम, आप ये भी देख सकते हैं कि टाइम को मैंने इधर नीचे लिखा हुआ है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन। मीन के वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट की भी हो सकती है। टाइम डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशंस reactants and products divided by stoichiometric coefficient. Divided by stoichiometric coefficient. मीन के जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास टाइम डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन किसकी है, रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट की। उसके बाद डिवाइड करना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अब हम यूनिट देखते हैं, रेट किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ओवर टाइम के। कंसंट्रेशन ओवर टाइम। अब हमारे पास कंसंट्रेशन का क्या यूनिट आता है, मोल पर DM क्यूब। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो ये इसका यूनिट आ जाएगा मोल पर DM क्यूब पर सेकेंड। अब गैसेस के लिए इसका यूनिट डिफरेंट होगा। गैस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बराबर होगा प्रेशर के डिवाइडेड बाय टाइम। अब प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ATM और सेकेंड। तो ATM सेकेंड जो होगा वो ऊपर चला जाएगा।
तो ये गैसेस के लिए ये यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन का, और जनरल रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है वो मोल पर dm³/सेकेंड है। अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास आएगा रेट ऑफ रिएक्शन और एक्स एक्सिस पे आएगा टाइम। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास आएगा टाइम। तो ये कुछ इस तरह ड्रॉ होगा। मीन के रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा हमारे पास। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नॉट यूनिफॉर्म throughout the entire reaction। मीन के उसमें इस तरह चेंजिंग होंगी टाइम के साथ साथ। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। बाकी हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है केमिकल काइनेटिक्स का, और अगर आप यही लेक्चर नोट कर लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए इनफ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो आप यही बस टॉपिक कर लें और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बाकी हम नेक्स्ट भी करेंगे रिएक्शन कांस्टेंट, आगे हम नेक्स्ट करेंगे। अब के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।